नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एसपी त्रिपाठी। स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम जनता मांगे जवाब के आज के खास एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज सवालों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मध्य प्रदेश के सहज, सरल और यशस्वी उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी। सत्ता के गलियारों में अपनी धमक से जनमानस के मन पर छाप छोड़ने वाले राजेंद्र शुक्ला इस समय प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। हालांकि इसके पहले वो कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। उन विभागों में जनहित के कई ऐसे काम किए हैं जो आज मील का पत्थर बन गए हैं। ऐसे में अब वो जब स्वास्थ्य एवं चिकित्सा महकमे के मुखिया की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं तो आम जनता की उम्मीदें बढ़ गई हैं। उनको भरोसा है कि राजेंद्र भैया कुछ ऐसा कर दिखाएंगे जो प्रदेश में इस महकमे के लिए मिसाल बनेगा। बहरहाल आज हम स्वराज एक्सप्रेस के इस मंच से कई मुद्दों पर बात करेंगे। सवाल हम भी पूछेंगे और चैनल को देख रहे हमारे तमाम दर्शक भी। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो उसके पहले देख लेते हैं राजेंद्र शुक्ला जी के सियासी सफर की एक झलक। मध्य प्रदेश की समकालीन राजनीति के कद्दावर नेताओं में सबसे सौम्य और शालीन राजनेता राजेंद्र शुक्ला को विंध्य के विकास का आधुनिक पुरोधा कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सपने देखना और उसी यथार्थ के धरातल पर उतार कर मूर्त रूप देने का दुर्लभ गुण राजेंद्र शुक्ला जैसे विरले राजनेताओं में ही है। राजनीतिक दांवपेच के बिना ही सत्ता और संगठन के गलियारों में धमक बनाकर राजेंद्र शुक्ला ने साबित कर दिया है कि उन्हें दांवपेच भले ही ना आते हो, लेकिन प्रारब्ध की प्रबलता को पुरुषार्थ की सामर्थ्य में बदलने का हुनर बखूबी आता है। भाजपा ही नहीं बल्कि प्रदेश की राजनीति के कद्दावर नेताओं में गिने जाने वाले राजेंद्र शुक्ला ने अपने व्यवहार से इस परसेप्शन को गलत साबित कर दिया है कि चांदी की चम्मच मुंह में लेकर पैदा होने वाले पथरीली जमीन पर चल नहीं पाते हैं। राजेंद्र शुक्ला ने खुद अपने लिए बिछे रेड कारपेट को हटाकर पथरीली जमीन पर चलते हुए इतना लंबा रास्ता तय कर लिया कि आज भी भाजपा के नीति नेताओं में गिने जाने लगे। सिर्फ रीवा ही नहीं बल्कि प्रदेश के धनाढ्य ठेकेदारों में गिने जाने वाले भैया लाल शुक्ला के पुत्र राजेंद्र शुक्ला को ठेकेदारी के बजाय लीडरशिप में ज्यादा मजा आता था। तभी तो वे 1986 में तब रीवा की इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष बन गए, जब छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव किसी एमएलए के चुनाव से कम दमखम वाला नहीं होता था। छात्र राजनीति से सियासत का ककहरा सीखने वाले राजेंद्र शुक्ला ने पढ़ाई पूरी करने के बाद इसी दिशा में कदम आगे बढ़ाए और बहुत जल्द सफलता की सीढ़ियां भी चढ़ने लगे। राजेंद्र शुक्ला भाजपा के उन नेताओं में नहीं है जिन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता युवा मोर्चा जैसी पारंपरिक सीढ़ियों पर चढ़कर भाजपा में बड़ा मुकाम हासिल किया हो। वे युवक कांग्रेस के रास्ते भाजपा में आए, लेकिन अपनी विद्वता और शालीनता के दम पर भाजपा की सियासत में तमाम सीढ़ियां चढ़ते हुए युवा विधायक से उप मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया। शुरुआती दौर में भी मुश्किल भरे रास्तों के बावजूद उन्होंने अपनी रचनात्मक राजनीति का साथ नहीं छोड़ा। इसके चलते वे भाजपा के पितृपुरुष कहे जाने वाले कोशाभाऊ ठाकरे और दिग्गज नेता सुंदरलाल पटवा की नजर में आ गए। बदलते सियासी समीकरणों के चलते अर्जुन सिंह जैसे नेता कांग्रेस से बाहर हो गए और तिवारी कांग्रेस बना ली। ऐसे में सियासी वक्त ने राजेंद्र शुक्ला को हाथ के पंजे से मुक्त कराकर भाजपा का दामन थमा दिया। भाजपा ने उन्हें 1998 में रीवा के राजघराने के महाराज पुष्पराज सिंह के खिलाफ रीवा विधानसभा सीट से मैदान में उतार दिया। सियासी चालबाजों ने शुक्ला को यह चुनाव महज 1200 वोटों से हरवा दिया। इसके बाद भी शुक्ला पूरी शिद्दत के साथ भाजपा के कामों में जुटे रहे। संगठन के प्रति उनकी वफादारी ने उन्हें 2003 में फिर से टिकट दिलवा दिया। इस बार किस्मत ने उनका साथ दिया। उन्होंने रीवा महाराज होने के कारण अजय कहे जाने वाले उन्हीं पुष्पराज सिंह को परास्त कर जीत का आगाज कर दिया। पहली बार 2003 में भाजपा का
विधायक बनने के बाद राजेंद्र शुक्ला पर समय ऐसा मेहरबान हुआ कि करीब 21 साल में वे अपने समकालीनों को बहुत पीछे छोड़कर सत्ता के शिखर के साथ खड़े हो गए। उमा भारती ने पहली बार का विधायक होने पर भी 2003 में उन्हें मंत्री सिर्फ इसलिए बना दिया था क्योंकि उन्होंने शुक्ला के अंदर रीवा और विंध्य के विकास के लिए न सिर्फ एक ऐसी तड़प देखी थी बल्कि विकास को साकार करने का रोड मैप भी उनके पास था। रीवा में हर साल आने वाली बाढ़ से निजात पाने के मुद्दे पर हुई मीटिंग में अफसरशाही के साथ राजेंद्र शुक्ला के तर्कों से मुख्यमंत्री उमा भारती इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने अपनी कैबिनेट का उन्हें हिस्सा बना दिया। उमा भारती के जाने के बाद वे बाबूलाल गौर और शिवराज कैबिनेट का हिस्सा नहीं बन पाए क्योंकि पहली बार के विधायकों को मंत्री नहीं बनाने का पार्टी का सिद्धांत आड़े आ गया। लेकिन उसके बाद तो शिवराज कैबिनेट उनके बिना अधूरी मानी जाने लगी। वे न सिर्फ कैबिनेट का हिस्सा बनती रही बल्कि महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी भी उन्हें मिलती रही। उन्होंने अपनी हर जिम्मेदारी का डायवर्सन रीवा के विकास के लिए करना शुरू कर दिया। ऐसे में रीवा बाईपास, मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी, देश का सबसे बड़ा रीवा सोलर प्लांट, रीवा में माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय का स्टडी सेंटर, रीवा शहर की सड़कों का कायाकल्प, शहर का सौंदर्यीकरण, रीवा में औद्योगिक केंद्र, रीवा हवाई पट्टी की बेहतरी, शहर में कृष्णा कपूर राज कपूर ऑडिटोरियम जैसे तमाम ऐसे काम हुए जिन्होंने राजेंद्र शुक्ला के सियासी फलक को बहुत बढ़ा दिया। भाजपा को 2023 के चुनाव में मिली प्रचंड सफलता के पीछे बेविंद विजय है। पिछली बार से एक सीट ज्यादा यानी 25 सीटों पर परचम लहराया। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को विंध्य के राजेंद्र शुक्ला की महत्ता समझ आई। इस समझ के पीछे वो 2 साल महत्वपूर्ण हैं जिन्हें राजेंद्र जी ने धैर्यपूर्वक बिताए। मुख्यमंत्री पद पर मोहन यादव के साथ उप मुख्यमंत्री पद के लिए राजेंद्र शुक्ला का नाम घोषित हुआ तो प्रदेश के लोगों को आश्चर्य नहीं हुआ। लगभग हर एक जुबान से यही निकला कि वे डिजर्व करते हैं। राजेंद्र शुक्ला आज प्रदेश के स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं। यह उत्कर्ष सेवा का क्षेत्र है। 6 महीने के भीतर ही स्वस्थ प्रदेश स्वस्थ जन का रोड मैप तैयार हो गया। 40,000 से ज्यादा रिक्तियों पर भर्ती प्रारंभ हो गई। पंचायत स्तर तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंची। इसके जतन शुरू हो गए। हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुले। इसके लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। राजेंद्र शुक्ला 100% परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। इसलिए आज उन्हें विजन, मिशन और एक्शन का पर्याय कहा जाता है। बड़ी खामोशी के साथ दिए गए लक्ष्य को सिर्फ छूना नहीं बल्कि पार करना उनकी खासियत है। विनम्रता के साथ मुस्कुराकर दिल जीत लेने की कला में यह काफी माहिर है। तो ये रहा से उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी का राजनीतिक सफर। सवाल जवाब का सिलसिला चालू करें, लेकिन उसके पहले हम अपना एक सवाल शुक्ला जी से पूछ लेते हैं। शुक्ला जी, मेरा एक सवाल है, जनता आपसे सवाल करेगी, सवाल आप जवाब देंगे, लेकिन मेरा एक सवाल है। रीवा में जिस तरह से कहा जाता है, सच भी है, विकास पुरुष का तमगा आपको पहनाया गया, लेकिन जब कोई विकास करता है तो उस विकास के समय कई तरह के अधिकारियों के अड़ंगेबाजी, बहुत सारी बातें होती हैं। और आपके अंदर जो लोगों से भी मैंने पूछा कि आपको कभी गुस्सा भी आता है क्या? शुक्ला जी, आपको कभी गुस्सा भी आता है? गुस्सा करने से कोई फायदा होता नहीं है जी, क्योंकि एनर्जी अनावश्यक रूप से व्यर्थ होती है। तरीका काम करने का निकालना पड़ता है जी। और उसके लिए काम यदि कोई नहीं हो रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है। आमतौर पे हम लोग सामने वाले पर गुस्सा होते हैं कि ये काम नहीं हो रहा है, लेकिन सामने वाला काम क्यों नहीं कर पा रहा है जी। इसको यदि हम समझ लें और उसकी उस परेशानी को भी दूर कर दें तो सामने वाला फिर काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। तो इसलिए मेरा अपना ये अनुभव है कि काम कराना भी एक कला है, और चाहे वो किसी भी योजना के लिए राशि को मंजूर कराना हो, राशि मंजूर हो गई तो उसका समय से टेंडर हो जाए,
ये मामला हो, और टेंडर होने के बाद भी वो जो एजेंसी है वो जो फील्ड में काम करने जाती है तो क्या क्या अवरोध आ सकते हैं जी। यदि बिजली विभाग से संबंधित अवरोध है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से संबंधित अवरोध है, माइनिंग से रिलेटेड स्वीकृतियां हैं, ये सब चीज़ों में यदि संबंधित विभाग सहयोग नहीं करते हैं तो फिर काम डिले होता है, फिर वो कॉन्ट्रैक्टर और डिपार्टमेंट भी उस काम को करा नहीं पाते हैं। तो एक समन्वय यदि आपने स्थापित कर दिया और जिले के अधिकारियों को उस काम में लगा दिया तो फिर काम दौड़ने लगता है। इसलिए गुस्सा करने के बजाय उस मामले, उलझे हुए मामलों को सुलझाना, उस पर मेरा ज़्यादा भरोसा रहता है। जी। अधिकारियों की अड़ंगेबाजी होती है उस समय भी उनसे किस तरह से काम ले लेते हैं, ये खैर आने वाली पीढ़ी सीखे और समझे। निश्चित तौर पे हम सवाल जवाब का सिलसिला चालू करते हैं। हमारे साथ जबलपुर से हैं चंद्रकांत जी। चंद्रकांत जी, अपना सवाल करें। मंत्री जी, ये बताइए कि नए अस्पताल खोले जा रहे हैं और पुराने अस्पतालों का आप जीर्णोद्धार करा जा रहा है, मगर पुराने पद क्यों नहीं भरे जा रहे हैं? देखिए, अभी पिछले कुछ दिनों से एक भारत सरकार के द्वारा जो नॉर्म्स होता है, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स, IPHS उसको कहते हैं, जिसमें अस्पताल के बेड के हिसाब से मानव संसाधन कितना होना चाहिए वो तय होता है। तो पिछले दिनों हम लोगों ने कैबिनेट में उस IPHS 12 जो भारत सरकार के द्वारा दिए गया नॉर्म्स है उसको अप्रूव करा लिया है, और उसी के अंतर्गत लगभग 20,000 पदों की भर्ती हम करने जा रहे हैं। तो जब वो पदों की भर्ती हो जाएगी, जो कि सितंबर से हमें डॉक्टर्स मिलना शुरू हो जाएंगे, पैरामेडिकल स्टाफ मिलना शुरू हो जाएंगे, आउटसोर्स से जो सफाई और सुरक्षा और टेक्नीशियंस से रिलेटेड जो ग्रुप डी के वर्कर्स होते हैं वो मिलने लगेंगे। तो फिर आपको ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों में भी जो मानव संसाधन की आवश्यकता है वो देखना शुरू हो जाएंगे। तो इस जो कमी थी उसको दूर कर लिया गया है। जी। चल, जबलपुर से ही एक और हमारे साथ दर्शक है, शैलेंद्र जी। शैलेंद्र जी, अपना सवाल करें। मंत्री जी, मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि सरकार हर ज़िले में नए मेडिकल कॉलेज बना रही है, उसके लिए सरकार ने बिल्डिंग भी बना रखी है, मगर सिर्फ औपचारिकता के तौर पे सिर्फ बिल्डिंग ही बनाई हुई है, ना कि उसके ऊपर कोई नियुक्ति हो रही है। अब मैं सवाल करता हूँ आपसे कि इसकी कब तक भरपाई होगी? देखिए, 14 मेडिकल कॉलेज तो शुरू है, जिसको हमें NMC से मंजूरी मिल गई, एडमिशन हो गए हैं और क्लासेस चल रही है। और 3 मेडिकल कॉलेज हम इस साल शुरू करने जा रहे हैं, उसकी परमिशन मिल चुकी है, नीमच, मंदसौर और सिवनी में। और 6 मेडिकल कॉलेज हम अगले साल शुरू कर रहे हैं, जिसमें सिगरौली भी है, जिसमें राजगढ़ भी है, जिसमें बुधनी भी है। तो कुल मिला के मेडिकल कॉलेज जो शासन स्तर पर खुले हैं वो सब शुरू हो चुके हैं और शुरू होने जा रहे हैं जी। इसलिए कहना सही नहीं है कि मेडिकल बिल्डिंग बन गई है और कॉलेज शुरू नहीं है। जो बिल्डिंग अधूरी है सिर्फ उसी में कॉलेज शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि किसी का इस 80% काम जो हो गया, किसी का 90% हो गया। जब तक हम 100% काम नहीं करते, NMC हमको इंस्पेक्शन के बाद मंजूरी नहीं देता है जी। तो इसलिए बिल्डिंग भी चाहिए और उसमें प्रोफेसर्स भी चाहिए। उसके हिसाब से एक बड़ी सफलता है कि 3 मेडिकल कॉलेज हमारे शुरू हो रहे हैं। बाकी जो ज़िले बसते हैं जिसमें सरकार मेडिकल कॉलेज नहीं बना रही है, उसमें हम PPP मोड में प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी आमंत्रित कर रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि आने वाले 2 वर्षों में मध्य प्रदेश के सभी ज़िलों में मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो, जिससे कि स्वास्थ्य की सुविधाओं का विस्तार करने में प्रत्येक जिलों में हम एक स्तर तक पहुंच सकें। जी। एक और आपने जो अभी किया कि 12 PP मोड पे आप मेडिकल कॉलेज छोटे शहरों में देने जा रहे हैं। बिल्कुल, जैसे कटनी है, पन्ना है, सीधी है, इस प्रकार के कई जिलों में, टीकमगढ़ है, भिंड है जी। ऐसे तमाम जिलों में प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेज आके अपना निवेश करें। ये भी एक प्रकार का निवेश है जी। क्योंकि जब मेडिकल कॉलेज खुलता है और उसके अस्पताल खुलते हैं तो लगभग 500 से लेकर 600 करोड़ का निवेश होता है जी। तो एक तरफ निवेश भी हो गया एजुकेशन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, और दूसरी ओर
चिकित्सा सुविधाएं, जब मेडिकल कॉलेज हो जाता है तो अस्पताल बनता है और डॉक्टर्स की उपलब्धता हो जाती है। तो उस दिशा में भी हम लोग सरकारी स्तर पर भी और प्राइवेट सेक्टर के स्तर पर भी हर जिले में ये शुरू करने जा रहे हैं। चलिए, इंदौर से सुदामा जी हैं। सुदामा जी अपना सवाल करें। मेरा मंत्री जी से सवाल है कि मेडिकल कॉलेज क्या उन जिलों में भी खोले जाएंगे जो अभी बनाए गए हैं, जैसे मेहर, माऊगंज, पांडुर्ना? अभी इन जिलों में अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन जो पुराने ज़िले हैं उन ज़िलों में हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज आ जाए, क्योंकि उसकी साइज़ भी देखनी पड़ती है और फिजिबिलिटी भी देखनी पड़ती है कि हम प्राइवेट सेक्टर के लोगों को आमंत्रित करेंगे तो वो लोग उसमें रुचि ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। तो अभी 12 मेडिकल कॉलेज सफलतापूर्वक प्राइवेट सेक्टर को चले जाने के बाद फिर आने वाले समय में आवश्यकता अनुसार निर्णय करेंगे। इंदौर से ही है राहुल उपरे जी अपना सवाल करें। मेरा मंत्री जी से सवाल है कि जो नर्सिंग घोटाले में आरोप लग रहे हैं उसमें छोटी मछली तो पकड़ी जा रही है, लेकिन बड़े मगरमच्छों पे हाथ नहीं डाला जा रहा। देखिए, इसमें हाई कोर्ट के निर्देश पे सीबीआई के द्वारा जांच हो रही है और बहुत फुल प्रूफ तरीके से जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई करने के लिए भी हाई कोर्ट ने एक कमेटी का गठन कर दिया है। तो इसलिए आप बिल्कुल निश्चित रहिए, नीचे से लेकर ऊपर तक यदि कोई व्यक्ति, क्योंकि निर्दोष को तो सज़ा नहीं दी जा सकती जब तक कोई दोषी साबित नहीं होता है, तो इसलिए दोषी कौन है इस पर जब हाई कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई जांच कर रही है तो हम लोगों को ये भरोसा करना चाहिए कि जो भी इसके दोषी होंगे उसको सामने आने पर उस पर कार्रवाई होगी। चलिए, निश्चित तौर पे उसमें अब विभाग क्या करेगा जब सीबीआई जांच कर रही है। ग्वालियर से हमारे साथ उमेश का सवाल है। उमेश जी अपना सवाल करें। मेरा सवाल मंत्री जी से ये है, सरकार ने एक के बाद एक नर्सिंग काउंसिल के तत्कालीन रजिस्ट्रारों को बर्खास्त कर दिया। क्या सिर्फ रजिस्ट्रार ही दोषी हैं, उनसे जुड़े अन्य अफसर नहीं? जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इस मामले में हाई कोर्ट के निर्देश पे सीबीआई जांच कर रही है और गहराई में जाके हर चीज़ को पता कर रही है। तो रजिस्ट्रार को तो इसलिए भी बर्खास्त किया गया है कि उनके खिलाफ जांच पूरी हो गई और उसमें कहीं ना कहीं विषय उनके खिलाफ आए थे, लेकिन बाकी लोगों के और कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं ये जब सीबीआई फाइनल अपना रिपोर्ट देगी उसके लिए हाई कोर्ट ने एक कमेटी भी बना दी है रिटायर्ड जज की और रिटायर्ड अधिकारियों की, तो वो कमेटी भी उन सब चीज़ों को देख रही है। जी, ग्वालियर से ही है राघव जी का सवाल। राघव जी सवाल करें। मैं ग्वालियर से बोल रहा हूँ। आप लोगों के द्वारा ये दावा किया जा रहा हमेशा कि स्वास्थ्य संस्थाओं पर बहुत विस्तार कर रहे हैं, लेकिन मंत्री जी आप विस्तार तो जरूर कर रहे हैं, पर जो नीचे सिस्टम है उससे जो आप लोग सुविधाएं दे रहे हैं उसमें लाभ हम लोगों को प्राप्त नहीं हो पाता। तो इसमें सिस्टम सुधारने के लिए कोई कार्रवाई करेंगे और कब तक करेंगे, कृपया बताएं। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के मामले में भी जैसा अभी बताया, हमारी कोशिश तो ये है कि जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं ब्लॉक लेवल पे वो जिला अस्पताल के स्तर तक हो जाएं, उसमें जो आवश्यक मानव संसाधन की आवश्यकता है उसकी स्वीकृति हो जाए, उसकी भर्ती हो जाए, वो सारे लोग वहाँ पे ज्वाइन कर लें और जांच से लेके दवाई से लेके और डॉक्टरों की उपलब्धता से लेके सभी चीज़ें वहाँ पर व्यवस्थित रहें। तो ये तो सुविधाएं जब नीचे पहुंचती हैं तो सबको इसकी जानकारी भी हो जाती है और जब समय समय पर कोई चीज़ की जानकारी आती है उस पर तुरंत कार्रवाई भी होती है। तो इसलिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में अब सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता पर काम कर रही है, क्योंकि अब मध्य प्रदेश बीमारू राज्य नहीं रहा। मध्य प्रदेश तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ प्रदेश के रूप में स्थापित हो चुका है। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी के भी एजेंडे में स्वास्थ्य और शिक्षा अब प्रायोरिटी सेक्टर के रूप में स्थापित हो गए हैं। तो इसलिए आप जो चाहते हैं वो निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको दिखाई देगा। चलिए, भोपाल से ही है विकास जी का सवाल है। विकास जी अपना सवाल करें। मेरा मंत्री से सवाल ये है कि गैस राहत अस्पताल की बड़ी बड़ी इमारतें खाली पड़ी है, क्या विभाग उसको अपने अंदर में लेकर उसका कोई उपयोग करेगा?
बिल्कुल उसमें हमीदिया अस्पताल के और हमारा जो मेडिकल कॉलेज है उनको आवश्यकता अनुसार जितनी एरिया की आवश्यकता पड़ रही है, गैस राहत का जो अस्पताल है वो हम लोग उसको टेक ओवर कर रहे हैं। चलिए, भोपाल से ही अवधेश जी का सवाल है। अवधेश जी अपना सवाल करें। एक छोटा सा प्रश्न लेके बस ये आया हूँ राज्य सरकार से कि हमारा जो भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल है ये तमाम सुविधाओं से लेस है, उसके बावजूद भी यानी वहाँ पे कुछ ऐसी सुविधाएं नहीं है, बदहाल स्थिति में है। तो मेरा बस राज्य सरकार से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से ये सवाल है कि राज्य सरकार इसे अपने अंतर्गत क्यों नहीं लेती, इसे टेक ओवर क्यों नहीं कर लेती? अब वो एक अलग ही सेटअप है, और बल्कि वो तो ये भी चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज भी खोलने की उनकी अनुमति मिल जाए, तो उसमें भी हम लोगों ने उनको कोऑपरेट किया है। भारत सरकार प्रस्ताव भेजा भी है और एक सेपरेट आइडेंटिटी के रूप में वो ठीक काम कर रहा है। और जहां हमारे सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, हमारे संपर्क में आते हैं तो हम उनको सपोर्ट भी करते हैं। जी, सतना से ही कृष्णा मिश्रा जी हैं, सतना से। कृष्णा जी अपना सवाल करें। मेरा एक मंत्री जी से सवाल है कि भविष्य में कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए सरकार ने क्या तैयारियां किया है? अब इस प्रकार का जब कोई वायरस का इन्फेक्शन आता है, जैसे एमपॉक्स की चर्चा भी इस समय काफ़ी चल रही है, भारत सरकार ने एडवाइजरी भी दे दी है, तो कोविड के दौरान हमारे जिला अस्पताल आईसीयू से लेके और एसडीयू से लेके कई प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत से काम वहाँ पर हो गए हैं और अपग्रेडेशन बहुत हुआ है, तो उसकी स्थिति बेहतर हुई है। और भविष्य में भी इस प्रकार के वायरस के जब अलर्ट आते हैं तो उस अलर्ट को नीचे तक हम लोग स्वास्थ्य विभाग को सजग और सतर्क करते हैं और तत्काल उस पर जो आवश्यक सजगता चाहिए उसके निर्देश देते हैं। तो यही एक तरीका है। जी, बिल्कुल सही बात है। सतना से ही अमित त्रिपाठी हैं। अमित जी अपना सवाल करें। मेरा मंत्री जी से सवाल है कि मध्य प्रदेश में जो है मेडिकल की पढ़ाई के लिए हिंदी से कराए जाने का अभियान 2 साल से चालू हुआ था, मगर यह अभियान सिर्फ अभियान तक ही सीमित रह गया है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी माध्यम पे जो है मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लेते हैं, मगर उनके पास जो है हिंदी की पुस्तकें नहीं होने की वजह से बहुत सारी वहाँ आवाज आ रही है। उनका कहना यह है कि मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई हिंदी में कराने के शुरू में काफी पहले अभियान चला था, वो क्या आगे उस अभियान जो चला था उसको आप आगे बढ़ाएंगे कि हिंदी में मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई? मध्य प्रदेश देश के उन राज्य में है जिसने सबसे पहले हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई की शुरुआत की है, और हमारे हिंदी की पुस्तकें हर साल उतनी छप के उपलब्ध होती जा रही हैं। जब कोई भी फर्स्ट ईयर का बच्चा सेकेंड ईयर में पहुंचता है, फिर थर्ड ईयर में आता है, फिर फाइनल में आता है, तो पुस्तकों की कमी ना होने पाए और उसकी पढ़ाई में कहीं कोई डिसकंटिन्यूटी ना आए, इसके लिए हम लोग लगातार बैठक कर रहे हैं और पुस्तकें छप के और छात्रों को उपलब्ध भी हो रही है। तो हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई मध्य प्रदेश में सुचारू रूप से हो रही है। जो मतलब इसमें ऐच्छिक भी है क्या कि हिंदी में अगर करना चाहे हिंदी में, अंग्रेजी में करना चाहे अंग्रेजी? वो तो जो जिसको हिंदी में अपनी पढ़ाई करनी है उनके लिए हिंदी की पुस्तकें उपलब्ध है। जी, चलो रतलाम चलते हैं जहां से हमारे साथ सिमोना जी हैं, सिमोना निगम जी हैं जो अपना सवाल करना चाह रही हैं। सिमोना जी सवाल करें। मंत्री जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो आपके शासन में पीएम श्री एम्बुलेंस योजना चलाई है वो अच्छी तो है, लेकिन उसका जो फायदा है वो मध्यम वर्गीय परिवार को नहीं मिल रहा है। उसमें लाखों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, तो यदि परिवार में कोई बीमार होता है तो लाखों रुपए कहाँ से लाएगा? देखिए, जो आयुष्मान कार्डधारी हैं उनके लिए योजना है, और आयुष्मान कार्डधारी हमारे मध्य प्रदेश में लगभग सभी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार उसमें शामिल हैं। और पीएम श्री एम्बुलेंस योजना से अभी तक जितने लोग ने उसका लाभ लिया, एक तो अवेयरनेस की ज़रूरत है, और जिला स्तर पर कलेक्टर और सीएमएचओ से लोग संपर्क करें, अस्पतालों में भर्ती होने के बाद उनसे संपर्क करते हैं या अन्य जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, तो उनको सुविधा उपलब्ध हो जाती है।
उनका आयुष्मान कार्ड होना चाहिए। आयुष्मान कार्ड यदि नहीं है तो वो भी पीएम श्री योजना दूसरे व्यक्ति को उपलब्ध हो सकती है, लेकिन फिर उनको उसका किराया देना पड़ता है। जी, रतलाम से सुजीत उपाध्याय हैं जो अपना सवाल करना चाह रहे हैं। सुजीत जी सवाल करें। मंत्री जी, मेरा आपसे सवाल है कि आयुष्मान कार्ड एक आम जनता के लिए बहुत बड़ी सुविधा है, लेकिन देखने में आ रहा है कि इसका बड़ा व्यापक पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। तो इस पे मॉनिटरिंग के लिए और कार्रवाई के लिए सरकार के पास कोई प्लान है या नहीं? और दूसरी बात है कि आयुष्मान कार्ड और ये एक गरीबी रेखा के नीचे के लोगों के लिए सुविधा है, तो आम आदमी के लिए, मध्यम वर्गीयों के लिए ऐसी कोई योजना लाने का सरकार के पास कोई प्लान है क्या? देखिए, आयुष्मान कार्ड का दुरुपयोग यदि किसी अस्पताल में होता है तो उस पर समय समय पे कार्रवाई भी होती है, उनके बिल भी रुक जाते हैं, तो उसके लिए पूरी व्यवस्था है। आयुष्मान जो विंग हमारे यहाँ देखते हैं उसमें काफ़ी बड़ा अमला है जो बिलों की प्रोसेसिंग से लेके और अस्पतालों के बिल के पेमेंट, और यदि कोई शिकायत है तो उसकी जांच, और फिर रिकवरी, पेनल्टी देना और उनको ब्लैक लिस्ट करना, ये सारा काम करने के लिए यहाँ पर एक तंत्र है जो बड़ी संख्या में है और जो काम कर रहा है। आपका दूसरा जो सवाल है कि आयुष्मान योजना बहुत अच्छी योजना है और उससे गरीबों को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन ऐसे लोग जो आयुष्मान कार्डधारी नहीं हैं उनके लिए क्या हो सकता है? तो उनके लिए तो एक, क्योंकि आयुष्मान कार्ड ने एक बड़े वर्ग को कवर किया हुआ है जी, तो ये योजना तो उन्हीं को लाभ देने के लिए है जो उस कैटेगरी में आते हैं, जो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण सूची में है नंबर 1, जो भारत सरकार ने गाइडलाइन दी है। उसके अलावा राज्य सरकारों ने भी अपने संबल योजना से लेके और अन्य प्रकार के जो वर्ग हैं जो जिनको मदद की ज़रूरत है और वो उस सर्वेक्षण सूची में नहीं है, उनको भी शामिल कर लिया है और संख्या काफ़ी बढ़ाने का प्रयास किया है। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें कवर किया जा सकता है, मापदंड के आधार पर उसको शामिल किया गया है। जी, पहले आपने कई विभागों में काम किया, जिम्मेवारी संभाली है, चाहे माइनिंग विभाग हो, आवास पर्यावरण हो, उद्योग हो, सारे विभाग संभाले। ये स्वास्थ्य विभाग जो है ये सेवा को लेकर के है। आपको क्या लगता है कि अभी तक ऐसा कौन सा काम है जो सेवा को लेकर के, मैंने इस विभाग में इस काम को करने की जरूरत थी? क्या आपने ऐसा कुछ महसूस किया अभी तक? नहीं, हेल्थ अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में कोई व्यक्ति आए जी तो उसको वहाँ पर प्रॉपर तरीके से अटेंड किया जाए, फिर उसको जांच उपरांत यदि उसको एडमिशन की ज़रूरत है तो उसका एडमिशन हो जाए, यदि एडमिशन की ज़रूरत नहीं है तो उसको ओपीडी में दवाइयाँ मिल जाएं निःशुल्क, निःशुल्क जांच हो जाए और ठीक से इलाज हो जाए। अस्पतालों में पर्याप्त मैन पावर रहे, मानव संसाधन रहे, जिससे कि लोग ये न कहें कि वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, वहाँ पर स्टाफ नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। ये सारी चौक चौबंद व्यवस्था अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में हो, ये हम लोगों का लक्ष्य है कि हम उसकी पूर्ति करें। और हेल्थ पैरामीटर्स के मामले में मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में आ जाए। जैसे हम पावर सप्लाई के मामले में हम उभर के सामने आए, स्वच्छता के मामले में मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में ऐसे राज्य के रूप में स्थापित हुआ कि 6-7 बार इंदौर को, भोपाल को अवार्ड मिल रहा है। इरिगेशन के मामले में हमने ऐसा काम किया कि कृषि कर्मण अवार्ड लगातार 6-7 बार से मध्य प्रदेश को मिल रहा है, जो कभी महाराष्ट्र, वो पंजाब हरियाणा को मिला करता था। उसी प्रकार से हेल्थ पैरामीटर्स में भी हम ऊंचाई पर पहुँचें, ये हमारा टारगेट है और उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल उम्मीद भी करते हैं। और जैसे अब चूंकि हम लोग जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, इधर उधर जाते रहते हैं, जो हम लोगों को सुनने में आ रहा, जो छन छन की खबरें आ रही हैं, उसमें यह ऐसा लग रहा कि स्वास्थ्य विभाग में ऐसा कुछ काम हो रहा है कि आगे चल करके पहला सबसे बड़ा काम तो ये हुआ कि शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा, दोनों को आपने जोड़ा। तो इन दोनों के जो परेशानियां आम पब्लिक को होती हैं उसको आपने समझा और समझ करके उसको पालन करने का प्रयास कर रहे हैं कि उसको कैसे दूर किया जाए। छिंदवाड़ा से कमलनाथ जी का क्षेत्र, हालांकि उनका नहीं रहा, बंटी साहू का क्षेत्र हो गया है। वो जो भाजपा विधायक छिंदवाड़ा से हमारे साथ एक दर्शक है जो अपना सवाल करना चाह रहे हैं।
मेरा ये कहना है कि स्वास्थ्य सुविधा मध्य प्रदेश के अंदर और छिंदवाड़ा जिले में इतनी चरमराई हुई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक भी डॉक्टर नहीं, जबकि जब डॉक्टर की नियुक्ति होती है तो बॉन्ड में ये नियम होता है कि डॉक्टर की पहली नियुक्ति ग्रामीण क्षेत्र में होना चाहिए, परंतु आज तक कोई डॉक्टर पहली नियुक्ति में ग्रामीण क्षेत्र में जाते नहीं। ग्रामीण क्षेत्र के सारे अस्पताल बिना डॉक्टर के खाली पड़े हैं। और आपके द्वारा जो घोषणा की गई थी कि सरकारी डॉक्टरों के प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगेगी, परंतु आज तक कोई भी नियम का पालन नहीं हो रहा। प्राइवेट प्रैक्टिस धड़ल्ले से डॉक्टर चालू किए हुए, पर सरकार उस पर कोई कदम नहीं उठा रही। ये छिंदवाड़ा मॉडल जो कहा जाता है कमलनाथ जी का, सारे विधायक उनके, सांसद उनके, वहां की ये स्थिति है। अब वहां की स्थिति आपको सुधारना है। आपका जो ये बात बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि डॉक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में भेजना एक सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। एक तो डॉक्टरों की भर्ती हो जाए और फिर वो ग्रामीण क्षेत्रों में ख़ासतौर से स्पेशलिस्ट जो पीजी करने के बाद विशेषज्ञ बनते हैं, उनको 5 से 6 पद ऐसे होते हैं जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्वीकृत रहते हैं। वो वहाँ पे यदि ज्वाइन करें तो एक इस क्षेत्र को सुधारने में सबसे बड़ी मदद मिलती है। लेकिन आमतौर पे वो रिलेक्टेंट रहते हैं, इसलिए आपको ये शिकायत है कि ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर नहीं रहते हैं। लेकिन हम लोगों ने उसके भी कई रास्तों पे काम कर रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा अखबार में विज्ञापन निकला था कि एनेस्थीसिया का विशेषज्ञ को हमने अपने 42 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती करने के लिए 3 लाख रुपए ऑफर किए जी। आमतौर पे जिला अस्पताल में यदि वो 1 लाख 1.5 लाख रुपए है तो उनको 3 लाख रुपए हमने ऑफर किया कि फलाने ग्रामीण क्षेत्र के अस्पताल में वो यदि जाएंगे तो हम उनको इतनी सैलरी देंगे। तो अलग अलग तरीके से हम मॉडल पे काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य यही है कि हम अपने सभी ब्लॉक लेवल पे जो अस्पताल हैं उसमें जितने भी डॉक्टरों की आवश्यकता है वो सारे डॉक्टर वहाँ पर पोस्ट करें किसी भी तरीके से, और जल्दी ही हम सबको इसमें सफलता मिलेगी। और जैसा मैंने कहा कि आने वाले महीनों में इस पे आपको अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा छिंदवाड़ा में, क्योंकि उपचुनाव भी अभी आपने जीता, लोकसभा पहली बार। हमें लगता है कि जब से हमारे यहाँ लोकतंत्र आया है मध्य प्रदेश में, तब से कमल लगातार वो कांग्रेस की सीट रही है। अगर एक बार छोड़ दे, सुंदरलाल पटवा जी उप मुख्यमंत्री रहते हुए कमलनाथ जी को हराया था, इसके पहले पहली बार आप जीते हैं वहां से। छिंदवाड़ा से एक और दर्शक सवाल करना चाह रहे थे लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। मंदसौर से बंसीलाल पाटीदार जी अपना सवाल कर रहे हैं। बंसीलाल जी सवाल करें। मंत्री जी से सवाल है कि जब आप ऊर्जा मंत्री थे तब आपने सोलर लाइट को लेकर बहुत प्रोत्साहित किया था और आपने रीवा में इसके लिए बहुत बड़ा प्लांट भी सोलर लाइट का लगाया। तो क्या आने वाले समय में प्रदेश के अस्पतालों को लेकर सोलर लाइट के लिए कोई योजना है? नहीं, ये योजना अस्पतालों के लिए भी और सभी के लिए है। रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने का योजना है और कोई भी संस्था, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट लोग हों, वो इस पे आगे बढ़ सकते हैं। और सब्सिडी भी इसमें पर्याप्त, अभी जो मोदी जी ने पीएम सूर्य घर बिजली योजना का घोषणा की है, उसमें तो 3 किलोवाट के सोलर प्लांट हर व्यक्ति अपने छत पे लगा सकता है और 1.5 लाख रुपए के खर्चे में आधा सरकार देगी और आधा उनको देना है। इसी प्रकार से कई योजनाएं हैं जिसमें कि रूफटॉप 1 मेगावाट तक के, जिनकी लंबी चौड़ी छत है तो 1 मेगावाट का प्लांट लगा लिया तो उनके बिजली का बिल आना कम हो गया, खर्चा कम हो गया। तो इस प्रकार से कोई भी अस्पताल, वहाँ के सिविल सर्जन पहल करके, और यदि उनके पास छत है तो वो इस प्रकार के प्लांट लगा सकते हैं ऊर्जा विकास निगम के साथ बातचीत करके। उनके पास कोई इस तरह फंड आवंटित करेंगे क्या आप उनको? वो तो उनके पास भी फंड रहता है और इस प्रकार के यदि प्रस्ताव आते हैं तो फिर वो मेरिट के आधार पर, गुण दोष के आधार पर उस पर स्वीकृतियां होती हैं, लेकिन प्रस्ताव आने पे उस पर विचार होता है। मोहित से मंदसौर से ही मोहित चतुर्वेदी जी अपना सवाल करें। मेरा यह सवाल है कि सरकार करोड़ों रुपए अस्पतालों को दवाइयों के लिए देती है, फिर भी डॉक्टर एक तो गोली देकर पर्ची लिखकर बाहर से दवाई गोली लाने की बोल देते हैं, तो आखिर ये व्यवस्था कहाँ तक चलेगी?
उनका कहना है कि सरकार आप तो उपलब्ध कराते हैं, लेकिन जो वहाँ डॉक्टर पदस्थ हैं वो पर्ची लिख देते हैं खासकर कुछ मरीजों को कि बाहर से दवाई ले लो। इस व्यवस्था को कैसे दुरुस्त करेंगे? नहीं, ये तो सही नहीं है। अब इतने बड़े सिस्टम में यदि कोई गलत काम कर रहा है तो इसी प्रकार के लोग तो शिकायत होती है तो उसमें पकड़ में आ जाते हैं, फिर उनको सजा भी मिलती है जी। क्योंकि मध्य प्रदेश शासन सरकार तो 400 से लेके 450 करोड़ तक की दवाई जी हर साल खरीद के फ्री में देने के लिए जी अपना बजट का प्रोविजन भी करते हैं और पर्याप्त दवाइयाँ अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में रहती है और वहाँ पर उनको फ्री में दवाई देने का प्रावधान है। जी। खंडवा से ही निरंजन जी का सवाल है। निरंजन जी सवाल करें। मैं अपने माननीय मंत्री जी से एक सवाल करना चाहता हूं कि इस बार देश में जो नीट परीक्षा को लेकर के जिस तरीके आरोप लगे हैं उससे उसकी पवित्रता पे प्रश्न चिन्ह लगा है, तो क्या सरकार प्रवेश परीक्षा को लेकर के कोई वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार कर रही है? अब इसको ये तो राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, तो ऑल इंडिया लेवल की परीक्षा है और पिछले समय जो विवाद आया है उसमें ये भी बात साफ हो गई कि कुछ सेंटर्स में वो दोबारा से परीक्षा कराएंगे, लेकिन बाकी सब परीक्षा को तो क्लियरेंस मिल गया है और उसके आधार पर अब काउंसलिंग भी शुरू हो गई है और बच्चों के एडमिशन भी अब शुरू हो जाएंगे। चलिए, खंडवा से ही भरत का सवाल है। भरत जी सवाल करें। सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, सरकार निजी संस्थाओं की तरह बड़े मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खोलने का विचार क्यों नहीं करती है? जैसे कि अस्पताल सिर्फ आँख का हो या सिर्फ हार्ट का हो। उनका है कि सरकार मतलब स्पेशलाइजेशन पे नहीं, वो लोगों को हमेशा खुला आमंत्रण है जी कि यदि कोई भी प्राइवेट सेक्टर के, जो इस समय आप देखिए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं उसमें हर सेक्टर के लोगों को आमंत्रित किया जाता है, उसमें मेडिकल क्षेत्र के लोग भी आमंत्रित रहते हैं और यदि वो अपने प्राइवेट हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी कुछ भी वो खोलना चाहते हैं तो उनके इन्वेस्टमेंट में उसी प्रकार के इंसेंटिव से लेके और सब्सिडी से लेके जो भी उनकी आवश्यकताएं होती हैं, इन्वेस्टर्स फ्रेंडली हमारी पॉलिसी है जी। तो उसमें लोग आ भी रहे हैं और अपने प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल आयुष्मान योजना आने के बाद तो बड़ी संख्या में खुले भी हैं जी। चित्रकूट से एक दर्शक का सवाल है, सवाल करें। आप वर्तमान में विंध्य के कद्दावर नेता हैं। विंध्य ने प्रदेश की राजनीति में हमेशा कद्दावर नेता दिए हैं, लेकिन विंध्य का विकास अभी भी पैसेंजर ट्रेन की ही गति से हो रहा है। नहीं, अब गति बढ़ चुकी है। अब तो इस महीने के अंत में या अगले महीने के शुरुआत में हम रीवा में 6वां हवाई अड्डा भी शुरू करने जा रहे हैं, जो लगभग 400 करोड़ की लागत से बन के तैयार हुआ है। इसी प्रकार से रीवा से सिंगरौली रेलवे लाइन में हम लोगों ने टारगेट तय कर दिया है कि अगले जून 25 में हम रेवांचल जो भोपाल से रीवा जाती है वो सीधी तक जाएगी और दिसंबर तक में सिंगरौली तक जाएगी। तो जब रेलवे का विस्तार होता है और जब हवाई अड्डे शुरू होते हैं, 4 लेन की शानदार विश्व स्तरीय सड़कें विंध्य क्षेत्र में बनके लगभग तैयार हो गई हैं। सिंचाई की नहरों का जाल इस प्रकार से बिछ रहा है कि NVDA नर्मदा वैली का पानी जाएगा सतना जिले में और बाण सागर का 9 लाख एकड़ में पानी सोन नदी का जाएगा और उससे हरित क्रांति आती है, टूरिज़्म भी बढ़ेगा तमाम तरह की कनेक्टिविटी बढ़ जाने से। तो विंध्य क्षेत्र के विकास की चर्चा तो पूरे मध्य प्रदेश में हो रही है, तो इसलिए धीमी गति से नहीं बल्कि बहुत तेज गति से विंध्य क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। लगता है आप उनके दर्द को समझ नहीं पाए। उनका दर्द ये है कि रीवा का विकास तो हो रहा है, चित्रकूट से है वो चाह रहे हैं चित्रकूट की तरफ भी आप ध्यान दीजिए। नहीं, हमने कहा ना कि जो नर्मदा बरगी का पानी जी सिर्फ और सिर्फ सतना जिले में ही ज्यादा जाएगा जी। और उससे सतना जिले में उतनी सिंचाई होगी जितना बाढ़ सागर से रीवा जिले में सिंचाई होती है जी। तो चूंकि सुरंग जो बन रही थी उसमें देरी हो गई, लेकिन अभी आप मान के चलिए कि अगले वर्ष के सितंबर तक वो पानी भी वहाँ पहुँच जाएगा और सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, ये चारों पांचों जो हमारे ज़िले हैं ये कंधे से कंधा मिला के बराबरी के साथ विकास की दिशा में एक साथ आगे बढ़ेंगे।
कुछ सवाल तो मेरे पास ऐसे भी आ रहे हैं सतना जिले से जो ये चाहते हैं कि आप वहां के प्रभारी बन जाएं, तो जैसे रीवा का विकास हुआ है तो सतना का भी हो जाए, लेकिन आपके पास समय कम है इसलिए मैं उनके सवाल नहीं लिया हूं, बहुत लंबा हो जाएगा। चित्रकूट से एक और दर्शक सवाल करना चाहते हैं, उन्हीं का ले लिया मैंने जी। चित्रकूट और मैहर दो बड़े धार्मिक स्थल विंध्य इलाके में हैं। इसके बाद भी धार्मिक पर्यटकों की संख्या जिस तेजी से बढ़नी चाहिए वैसी बढ़ नहीं रही है। कहाँ खामी रह जाती है और उसे दूर करने के क्या उपाय हो रहे हैं? खामी यही है कि जो एयर कनेक्टिविटी होनी चाहिए वो हमारे यहाँ अभी तक नहीं थी, और रीवा में हवाई अड्डा शुरू करने के पीछे हम लोगों जो तर्क देते थे उसमें एक और तो हम कहते थे कि हमारे यहाँ सीमेंट हब है जहाँ 40 मिलियन टन सीमेंट बनती है, पावर हब है जहाँ पर 15,000 मेगावाट का कोयले से बिजली बनती है। उसके साथ ही साथ हम ये कहते थे कि रिलीजियस टूरिज़्म के लिए भी, धार्मिक पर्यटन के लिए भी हमारे यहाँ मैहर में शारदा माई का धाम है और चित्रकूट में हमारे यहाँ है जहाँ पर भगवान राम ने 12 वर्ष बिताए थे। तो इसलिए रिलीजियस टूरिज़्म का भी पर्याप्त स्कोप हमारे यहाँ है। इसलिए हमारे यहाँ हवाई अड्डा होना चाहिए जिससे देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आसानी से आ सके। तो इसके लिए सड़कों और रेलवे के साथ साथ हवाई अड्डे की आवश्यकता होती है यदि हम धार्मिक पर्यटन को बढ़ाना चाहते हैं। तो उसके लिए जो पिछले 10-12 वर्षों से प्रयास थे अब वो फलीभूत होने वाले हैं और अब वो आपकी जो शिकायत है वो दूर हो जाएगी। रीवा के लिए एक और ट्रेन की सुविधा आपके प्रयासों से शुरू हुई है, वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि रीवा के लिए हो गई, क्योंकि रेवांचल में कभी रिजर्वेशन नहीं मिलता था, अब 2 हो गई है तो उससे काफ़ी कुछ फायदा मिल जाएगा। बिल्कुल जी। चलिए, रीवा से एक वरिष्ठ पत्रकार है धीरेन्द्र तिवारी जो आप सवाल करना चाहते हैं। आपके काफी मुरीद भी हैं, आपके बहुत बड़े प्रशंसक भी हैं। धीरेन्द्र जी सवाल करें। मेरा सवाल डिप्टी सीएम साहब से यह है कि आप प्रदर्शनकारी राजनीति से परहेज करते हैं, ऐसा क्यों? प्रदर्शनकारी राजनीति और विकास की राजनीति, इन दोनों में यदि आप फर्क नहीं करेंगे तो विकास की राजनीति करने के लिए आपके पास समय नहीं बचेगा जी। और इसलिए एनर्जी और समय तो सीमित है हर व्यक्ति के पास। यदि जनता ने आपको आशीर्वाद देके विधायक बना दिया, सांसद बना दिया और आप शासन में काम करने के लिए मंत्री भी बना दिए गए, तो अब उस समय में निश्चित समय सीमा पे एक बहुत बड़ा काम करने का चुनौती आपके सामने रहती है। अब उस चुनौती को यदि आप अवसर में बदलना चाहते हैं तो फिर आपको विकास की राजनीति के लिए पूरा समय देना पड़ेगा, क्योंकि जैसा अभी त्रिपाठी जी ने शुरुआत में ही कहा कि कोई भी काम करना, ज़मीन पे उसको उतार देना आसान नहीं होता है। योजना बनाने के साथ साथ ज़मीन पे जब तक वो पूर्णता को प्राप्त न कर ले तब तक उसमें बहुत एक्सरसाइज होती है जी। तो उसके लिए बहुत समय की आवश्यकता पड़ती है, क्लोज मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। तो इसलिए जैसा धीरेन्द्र तिवारी जी के पूछ रहे हैं कि यदि प्रदर्शनकारी राजनीति में हम अपनी एनर्जी लगाएंगे और समय लगाएंगे दिखावे की राजनीति में, तो फिर विकास की राजनीति के साथ न्याय नहीं होगा, और विकास यदि हम नहीं करेंगे तो जनता के साथ अन्याय हो जाएगा। जी नहीं, आप करीब 15 महीने विपक्ष में भी रहे हैं, उस दौरान भी इस तरह की कोई आपने प्रदर्शन नहीं किए, बल्कि हाँ ऐसा नहीं कि विकास रुक गया हो, विकास उस दौरान भी आपने किए रीवा विधायक होने के नाते, लेकिन उस दौरान भी आपने कोई इस तरह का विरोध नहीं जताया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उससे किसी के खिलाफ कोई बयान देना, किसी के खिलाफ कोई काम करना, वो भी तो अपने आप में आपके आत्मबल को कमज़ोर करता है और एनर्जी लॉस होता है, समय खराब होता है। तो इन सब चीज़ों में या तो आप समय लगा दो, या जनता ने जिस भरोसे से आपको जिताया है उस पर आप समय लगाओ। तो जब आप जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने में समय लगाते हैं तो आपको हर तरफ से सहयोग भी मिलता है और कठिन से कठिन काम भी हो जाते हैं। जी चलिए, अंतिम सवाल है हमारा रीवा से है जितेंद्र तिवारी जी का। जितेंद्र जी अपना सवाल करें। मैं रीवा से हूँ, इसलिए बता दूं कि राजेंद्र शुक्ला जी के मंत्री रहते पिछले 20 सालों में विकास के बहुत सारे काम हुए हैं। हम शहर महानगर का रूप ले चुका है। अब जब डिप्टी सीएम हैं तब उनसे मेरा यह सवाल है कि नए काम व नए आयाम क्या होंगे? रीवा के लिए कुछ नया क्या करेंगे? रीवा तो अब तेजी के साथ विकास की दिशा में दौड़ने की तैयारी में है और हिंदुस्तान के सबसे विकसित जिलों में रीवा और विंध्य क्षेत्र आ जाए, इस दिशा में जो जरूरी काम है सारे किए जाएंगे। कुछ हमारे रीवा के प्रदेश के
दर्शकों को, खासकर स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कुछ नया करने जा रहे हो, तो आप हमारा प्रोग्राम समाप्त हो रहा है तो आप कोई संदेश दे सकते हैं, देना चाहे तो? नहीं, मैं यही संदेश और भरोसा दिलाता हूं कि स्वास्थ्य की सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों में ठीक प्रकार से पहुँचें, जिससे लोगों को जिला अस्पताल की ओर दौड़ न लगानी पड़े। जिला अस्पताल भी ओवर क्राउडेड हो जाते हैं और स्वास्थ्य की जो क्वालिटी है वहाँ प्रभावित होती है और रास्ते में बहुत सारे लोग अकाल मौत की गाल में भी चले जाते हैं। इसलिए स्वास्थ्य सुविधाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँचाना ये हमारी प्राथमिकता रहेगी और यही आप सबकी अपेक्षा भी है कि गांव में डॉक्टर आ जाएं, गांव में स्टाफ आ जाए, गांव में स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन हो जाए और वहां पर पर्याप्त सुविधाएं हो जाएं। तो जो आपकी अपेक्षाएं हैं उसी को हम लोग पूरा करने में लगे हुए हैं और आने वाले दिनों में आपको इसमें काफ़ी कुछ सुधार भी दिखेगा। तो चलिए, हमने अभी उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी से चर्चा की। हमारे जो दर्शक अलग अलग सवाल किए, तो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी से, जिनसे प्रदेश भर के अलग अलग जिलों और जगहों से लोगों ने खुलकर सवाल किए और उप मुख्यमंत्री जी ने उतनी ही गंभीरता के साथ तमाम सवालों के बेबाकी के साथ जवाब भी दिए। उम्मीद है कि सवाल करने वाले हमारे दर्शक स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी जानकारियों से जिस तरह से अवगत हुए हैं उससे संतुष्ट होंगे। आगे हम ये उम्मीद करते हैं कि श्री राजेंद्र शुक्ला जी सिर्फ बिंद के विकास पुरुष ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के विकास पुरुष के नाम से जाने जाएंगे। आखिर में हम उनके लिए ये 4 पंक्तियां कहेंगे। चमक सूरज की नहीं उसके किरदार की है, खबर ये आसमां के अखबार की है, वो चले तो उसके संग कारवां चले, बात गुरूर की नहीं एतवार की है। इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम समाप्त करते हैं। धन्यवाद शुक्ला जी, आप हमें अपना इतना अमूल्य समय दिया। नमस्कार।